नमस्कार, न्यूज फ्रेश के विशेष कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। न्यूज रूम में हम बात करते हैं जो सियासी मुद्दे हैं उनको हम खंगालने की कोशिश करते हैं। जो रोज जिस तरीके से उठापटक राजनीति में देखी जाती है और जो सवाल आपके जहन में उठते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब आप तक पहुंच सकें। आज क्या कुछ राजनीति में रहा, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। जो मुद्दे आज मुख्यतः आज समाचारों में बने रहे उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी चंद्रशेखर भी हमारे साथ हैं। आज का जो दिन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज कत्ल की रात है। बात हम दिल्ली के चुनाव को लेकर कर रहे हैं क्योंकि कल मतगणना है और कल ईवीएम से जो है वो जो परिणाम है वो उगलना शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक राजधानी दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है ये साफ हो जाएगा। दावे बड़े बड़े हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो और चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो। खाता पिछली बार कांग्रेस का नहीं खुला था, लेकिन इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ कांग्रेस भी मैदान में है। ट्रायंगुलर जो है वो इस बार का मुकाबला है। क्या कुछ होगा, सुबह जब मतगणना शुरू होगी पहले रुझान आएंगे और रुझानों के बाद जब परिणाम आएंगे तो सियासत किस करवट बैठेगी ये देखने वाली बात होगी। चंद्रशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजधानी दिल्ली है और दिल्ली से पूरा देश का जो है वो एक कहना चाहिए कि राजनीति का जो सफ़र है वो देखने को मिलता है। पिछले 2 टेन्योर से आम आदमी पार्टी वहाँ पर सत्ता में काबिज है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे और केजरीवाल को जो है तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी, आतिशी जो हैं वो मुख्यमंत्री की सीट पर आती हैं और महिला होने के नाते और दिल्ली के गली गली में घूमने के वादे और दावे के साथ, दिल्ली को साफ करने के वादे के साथ जब वो चुनाव में उतरते हैं तो इस बार का जो माहौल है वो थोड़ा सा डिफरेंट तो ज़रूर लगा। इस बार कहीं ना कहीं वो जो वैक्यूम जो है वो नज़र आया और कांग्रेस के लिए भी इसमें थोड़ी सी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश बनती है और बीजेपी के लिए भी थोड़ी ज़्यादा गुंजाइश नज़र आ रही है। कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ ईवीएम इस बार उगलेगी? दुर्गेश जी, मैं जब से अन्ना का आंदोलन हुआ तब से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल की राजनीति की थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूँ। ये एक ऐसी रात है कि कल सुबह होनी जब है तो सुबह हो सकता है कि सूरज अरविंद केजरीवाल के नाम का हो सकता है वो सूरज संदीप दीक्षित के नाम का हो, प्रवेश वर्मा के नाम का हो। अरविंद केजरीवाल के पास एक अपॉर्चुनिटी ये है, अगर आप देखेंगे कि नेता से अभिनेता बनने का, अगर आप पूरे सियासी गलियारों में कोई व्यक्ति खोजेंगे तो आपको अरविंद केजरीवाल उस रूप में बड़े परफेक्ट कैरेक्टर नजर आएंगे। क्या वो कैसे कैसे अपने आप को बदलते रहे, कैसे कैसे मॉड्यूलेशन उन्होंने राजनीति में हर एक बयान को लेकर उन्होंने इतना सेफ साइड, अगर यमुना में पानी जहरीला है तो सब दिल्ली मान लीजिए मोदी सरकार की गलती है, झुग्गियों में कुछ नहीं पहुंचा तो वो, मतलब उन्होंने कभी ये स्वीकार नहीं किया। मुझे इस बात का बड़ा हर एक, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप एक आम नागरिक हैं, अगर आप कहीं भी अगर ऐसी निगाह से देख रहे हैं जहाँ आप बीच में खड़े हैं तो आपको ये दुख जरूर होगा कि केजरीवाल ने आज तक ये स्वीकार नहीं किया कि नहीं ये मेरी विफलता थी। उन्होंने कहा था यहाँ द्रव्यवती जैसा बना देंगे यमुना के घाटों को, वहाँ पर स्ट्रीम बोट चला देंगे, ये बड़े बड़े ख्वाब। नहीं, एक जगह उन्होंने ये बात तो जरूर कही कि मैं दिल्ली में जो यमुना उसको साफ नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दो, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूंगा। ये वापस उनकी तरफ से आया इस तरीके का। ये जैसे बिल्कुल उनके एजेंडे में था, मैं शुरुआती एजेंडे में था कि यमुना को साफ करना। ये आज की बात नहीं है। क्यों एजेंडे में था उसका कारण बता दूं। पूर्वांचल का बड़ा वोट बैंक दिल्ली में और वहाँ उन्होंने ये प्रॉमिस किया था उस पूर्वांचल के वोट बैंक के संग, बिहार के वोट बैंक के संग, कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि छठ मैया की जब पूजा होती है तब वहाँ पर जो आस्था का सैलाब होता है और आस्था के सैलाब को जब जहरीला पानी और झाग वहाँ पर दिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक आत्मचिंतन होता है कि हमने जिस मुखिया को चुना है मुखिया क्यों इतना कामयाब नहीं है। फिर जिस तरह लगातार जेल यात्राएं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की होती रहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को इससे निराशा हुई। बड़े बदलाव की जो बात करते थे वो डर चुका है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। बड़े बदलाव की जो बात करते थे वो सारी बातें निराधार रहीं। ऐसे में सारे पोल, बड़ा पोल ये बता रहा है कि कल का सूरज
कमल खिलने वाला है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। वोट शेयर कांग्रेस के पास भी आ सकता है। अब देखना यह है कि कल परिणाम क्या निकलता है, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी बोलना, मैं वो नहीं हूं कि कुछ भी बोल दूं और दावे करना कहीं से भी ठीक नहीं है। क्या लगता है संजय दीक्षित के ऊपर जो कांग्रेस ने दाव खेला है, क्या लगता है शीला दीक्षित जिस तरीके से मेट्रो का जाल उन्होंने फैलाया और दिल्ली में जिस तरीके से रोड्स और उसका डेवलपमेंट किया, शीला दीक्षित लगातार जो है सीएम रही और उसके बाद जब वो हटी तो बिल्कुल साफ हो गई कांग्रेस। तो क्या ये दीक्षित परिवार के जो सुपुत्र हैं संजय दीक्षित, क्या इनके क्या जो खोई हुई जो जनाधार है वो क्या उसमें से कुछ वापस रिकवर कर पाएंगे ये लोग? संदीप दीक्षित एक तो अनर्गल कोई बयानबाजी नहीं करते, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता हैं, लोगों से मिल लेते हैं मतलब मैं ये समझ, एक तो लोगों से मिलना, लेकिन लोगों से मिल लेते हैं, उनकी कोई बात होती है आगे तक रखने की कोशिश करते हैं। संदीप दीक्षित मान लीजिए आप एक सुलझा हुआ किरदार है, और शीला दीक्षित के बाद कहीं ना कहीं एक राजनीति आप देखेंगे खो जाती है विरासत, लेकिन संदीप दीक्षित ने उसे बरकरार रखा। और आप कहेंगे कि कांग्रेस में कभी भी संदीप दीक्षित का ये नाम नहीं आया कि साहब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ऐसा आपने कांग्रेस का एक दौर देखा कि 2014 के बाद से बड़े बड़े नेताओं ने पलायन किया, सत्ता की ओर रुख किया, लेकिन संदीप दीक्षित बिल्कुल अपने एक जिसको कहेंगे अटल स्टैंड पर रहे। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत विश्वास तो लोगों में है, लेकिन बड़ा विश्वास कमल के साथ है, क्योंकि अगर ये सब राज्य की जनता जानती है कि अगर हमें बजट चाहिए, अगर हमें अपने राज्य का विकास करना है, अगर हमें बिल्कुल दिल्ली के दिल्ली में ही सब कुछ एकदम अच्छा होते देखना है, तो फिर बीजेपी जरूरी है। तो इसलिए बीजेपी इस बार क्या वो फ्री बीज वाली गणित नहीं बैठेगी जैसे बड़े रेवड़ियां बांटी थी अरविंद केजरीवाल में? इस बार तो उन रेवड़ियों के चक्कर में बीजेपी भी रेवड़ी बांटती हुई नजर आई। तो क्या ये तो सर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये फ्री बीज जो है कहीं ना कहीं मतदाता को लुभाने की और उसको गुमराह करने की एक परिपाटी कह सकते हैं, साजिश, षड्यंत्र, कुछ भी कह लीजिए आप इसको। ये नहीं होना चाहिए, एक विकसित देशों में नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में जो भरोसा अगर जा सकता है, बड़ा भरोसा, तो स्टेब्लिश गवर्नमेंट है 2014 से केंद्र में दिल्ली में बीजेपी की। अब कहीं ना कहीं दिल्ली में बिल्कुल एकदम दिए के तले कोई अंधेरा था, शायद कल ऐसा एक कहावत बदल जाए कि दिए के तले का अंधेरा कल मिट गया है। और हालांकि पहले जनसंघ का जो चुनाव था वो दिए जलता हुआ दिया ही था। तो कल ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक बड़े लंबे समय बाद दिए के नीचे का, जब दिल्ली केंद्र में मोदी बैठे हैं और नीचे केजरीवाल हैं, तो लोग कहते थे दिया है, दिया जलता हुआ है लेकिन नीचे अंधेरा है। तो कल ये कहावत बदलने का लग रहा है दौर ऐसा कि दिए के नीचे का अंधेरा, जो बीजेपी के शब्द हो सकते हैं कि हमने दिए के नीचे का अंधेरा मिटा दिया। बाकी तो ये एक परिपाटी बदलती हुई नजर आएगी शायद वहां पर। लेकिन एक परिपाटी और आज बदली। आज हम बात कर राजस्थान विधानसभा में जो आज धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर जो मुख्यमंत्री ने बोला, लेकिन देखिए क्या हुआ, आज विधानसभा में शुरू से ही गर्मा गर्मी रही। सुबह जैसे ही, क्योंकि एक दिन पहले जो है किरोड़ी मीणा जो हैं कृषि मंत्री हैं, लेकिन अभी तक भी उनके इस्तीफे का और क्या है कुछ न सरकार स्पष्ट कर पाई है, न वो खुद स्पष्ट कर पाए हैं। एक सभा में उनका जो है ये इस तरीके का वक्तव्य आया कि सरकार जो है मेरे फ़ोन टेप करा रही है और इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इसी को मुद्दा लेकर आज जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तब से ही आक्रामक नजर आई कांग्रेस, और जो प्रश्नकाल है वो पूरा का पूरा जो है हो हल्ले में हुआ। प्रश्नकाल पूरा चला लेकिन स्थगित नहीं किया गया, उसको हो हल्ले में ही हुआ। और उसके बाद जो शून्यकाल में भी ये स्थिति बनी रही कमोवेश, उसके बाद 2-3 बार स्थगित करनी पड़ी। और उसके बाद जब आज सदन के नेता जब अपने भाषण देने के लिए जब सदन में उठे, तब भी जो है वो लगातार शोर हल्ला और जो है कांग्रेस जो है वो आक्रामक वहाँ पर नारेबाजी करती हुई नजर आई। ये पहली बार इस तरीके की स्थिति बनी है कि जब सदन का नेता सदन में बोल रहा हो और इस तरीके की जो है व्यवधान सामने हो। पूरा उनका जो भाषण है वो पूरा का पूरा व्यवधान में रहा, लेकिन उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो शुरुआती दौर के राजनीतिज्ञ हैं, या ऐसा नहीं लगा कि उनका होमवर्क पूरा नहीं है। पूरे आक्रामक तरीके से उन्होंने जो है वो विपक्ष को घेरा, कांग्रेस को जो है वो किसी न किसी हर एक मुद्दे के ऊपर वो कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आए। देखिए क्या है कि मैया मोरी
अतिशोक्ति अलंकार होता है हिंदी में। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो 6 दशकों से जिस तरह की राजनीति में सक्रिय हैं और जिस तरह की बड़ी भूमिकाओं में हमेशा रहे हैं, तो सत्ता को डगमगाना, सिंहासन को डगमगाना, विपक्ष को इधर उधर कर देना, ये सब उनके बाएं हाथ का खेल है। तो उनका एक स्टेटमेंट पे कोई भी खेल सकता है, विपक्ष भी। लेकिन एक तारीफ करनी होगी, जिस तरह आज भजनलाल हमरावर होकर बोले और कांग्रेस के दिग्गज धारीवाल को भी कटघरे में खड़ा करके उन्होंने और कहा कि भजन तो सुनने ही पड़ेंगे, ये काबिले तारीफ है। ये आज जिस तरह भजनलाल शर्मा ने हमला किया सदन में, वो कहीं कांग्रेस को अवाक कर देने वाला है। हालांकि कांग्रेस के जो विधायक थे वो लगातार शोर करते रहे, लेकिन बावजूद इसके भर्राए हुए गले से उन्होंने अपनी खाटी हिंदी में खूब चुनौती दी, और ये चुनौती कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में आने वाले वक्त में आपको बड़ी होकर देखने को मिलेगी। क्या लग रहा है कि क्या किरोड़ी मीणा जो है क्या सरकार के गले की हड्डी बन गए, न उगलते बन रहे न निगलते बन रहे? या अगर हम दूसरा आकलन अगर करें, किरोड़ी मीणा को देखते हुए करें, तो क्या क्योंकि वो देखिए जब विपक्ष में जब बीजेपी थी और वो बराबर जो है अकेले के अपने दम पर जो है वो बीजेपी से अलग खड़े होके और कांग्रेस के विरोध में हमेशा खड़े हुए नजर आए, और अब भी जब सरकार में आ गए तब भी वो अकेले और अलग से जो अलग थलग खड़े हुए। तो ये कि राजनीतिक रंग है उनका, या इस तरीके की राजनीति करने का उनका जो है वो एक तरीका है? नहीं, ये क्या है दुर्गेश जी, कभी कभी ना कद के संग न्याय नहीं हो पाता। लगातार पहले सांसद बनना, दिल्ली में एकदम माहौल बनाना, उसके बाद फिर अपनी पार्टी बना लेना। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे दोनों बिल्कुल डगमगाए रहते थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नाम से, उस समय भी दोनों सरकारें जब थी। उसके बाद कहीं ना कहीं राजनेताओं में एक वो रहता है कि आप तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आप तो ऐसा, तो नीचे का एक वर्ग है, उनके जो किचन कैबिनेट होती है वो कहीं ना कहीं वो पुष्टि करती है उनकी अधिकारों की। तो वो पुष्टि जब उनको होती होगी तो उनको लगता होगा कि न्याय उनके कद के संग नहीं हो रहा है। और बड़े लंबी राजनीति उनकी रही है राजस्थान की राजनीति में, और युवा तुर्क राजनीतिक रहे हैं, और जिस तरह सड़क पे दौड़ लेते हैं, विश्वेंद्र सिंह के घर पहुंच जाते हैं, उनकी अपनी अदाएं, लहजा है उनका राजनीति में। राजस्थान की राजनीति को जितने भी राजनीति मतलब जो 2000 के बाद के राजनीतिज्ञ हैं, किरोड़ीलाल मीणा से एक चीज सीखने वाली बात है कि कैसे राजनीति में, मतलब ये समझ लीजिए कि राजस्थान के अमिताभ बच्चन है वो, बिल्कुल राजनीति। हाँ, वो चाहे विज्ञापन शौचालय का करें और चाहे वो केबीसी करें, वो दोनों में छाए रहते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को, राजस्थान की राजनीति का डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अमिताभ बच्चन है, और जब तक वो रहेंगे उनको छाए रहेंगे, क्योंकि उनको छाए रहने का एक जो हुनर है वो उनको मालूम है इस तरीके से। चलिए, तो आज ये बड़े 2 मुद्दे रहे। एक जो है वो दिल्ली की अब सियासत किस तरीके से होगी, कौन जो है वो सत्ताशीन होगा, और अगर उधर हम विधानसभा की बात करें, राजस्थान विधानसभा की, तो यहाँ पर भी जो है पक्ष विपक्ष जो है वो बड़ा हमलावर रहा। अब जनता इसको कैसे देख रही है ये तो देखने वाली बात होगी। कल फिर नए मुद्दों के साथ, कल क्या कुछ सियासी गलियारों में उठापटक होती है उसको लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।